Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our first poem from the book First Flight, that is Dust of Snow, written by Robert Frost. So this poem is written by Robert Frost, an American poet. Clear बच्चों? तो यहाँ पे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बता रहे हैं कि कई बार होता है ना बच्चों कि हम जो है जैसे क्रो है या हेमलॉक ट्री है, इनको क्या मानते हैं? इल ओमेंस मानते हैं, बैड थिंग्स मानते हैं, सिंबल्स ऑफ डेथ मानते हैं। तो क्या ये एक्चुअल में बच्चों सिंबल ऑफ डेथ होते हैं या सिंबल ऑफ सॉरो होते हैं? तो यहाँ पे आपके जो है इस जो आपने एक जो मानते हैं ना कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके जो हैं पेरेंट्स बोलते हैं कभी समटाइम यू स्नीचेस, तो कहते हैं कि भाई अभी मत जाना, या ब्लैक कैट ने या कैट ने रास्ता काट लिया तो वो कहते हैं कि नहीं जाना, अभी नहीं क्रॉस करना। तो उसको जो है उन्होंने चेंज करा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे ये डिस्कस किया है। एंड व्हाट यू मीन बाय डस्ट ऑफ पार्टिकल्स? इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ जॉय, पार्टिकल्स ऑफ फ्रेशनेस। क्लियर? तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो किस तरह से एक जो है पोएट का मूड कैसा था बच्चों, सेट था, हाउ इट चेंजेस द मूड ऑफ पोएट। तो सेट था, और कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पे कनेक्टेड हैं, वो चेंजेस द मूड ऑफ पोएट। लेट्स सी थ्रू दिस पोम। तो इट मीन्स डस्ट ऑफ स्नो क्या है बच्चों? पार्टिकल्स ऑफ जॉय, पार्टिकल्स ऑफ जॉय, पार्टिकल्स ऑफ जॉय और फ्रेशनेस। क्लियर? तो कैसे हैं बच्चों, वही हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि डस्ट ऑफ स्नो, या यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स जो हैं सिंबल्स माने हैं, जिनको हम डेथ सॉरो के लिए सिंबल मानते हैं, किस तरह से उन्होंने पोएट का माइंड जो है या पोएट का जो मूड था, अपसेट था, हाउ दीज थिंग्स चेंजेस। लेट्स सी थ्रू दिस पोम। इट्स अ वेरी शॉर्ट पोम बच्चों, Dust of Snow. Let's discuss the introduction. The poem Dust of Snow. तो यहाँ पे आप पेड़ देख सकते हैं, ये क्या है? हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री होते हैं, इसकी सीड्स जो है पॉइजनस होते हैं। बट यहाँ पे सिंबल जो है किस तरह से इस पेड़ ने, या आप कह सकते हैं क्रो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये क्या है बच्चों? क्रो। क्रो को किसका सिंबल मानते हैं हम? डेथ का सिंबल मानते हैं। बट यहाँ पे क्रो ने और किस तरह से हम लोग ट्री में किस तरह से डस्ट ऑफ स्नो ने मूड चेंज करा था पोएट का। लेट्स डिस्कस थ्रू दिस पोम। तो बच्चों इट इज क्लियर कि डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय अमेरिकन पोएट। कौन है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर? इट इज अ वेरी शॉर्ट पोम। द पोम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि पोएट का या पोइटर्स का नाम आप क्यों लर्न करेंगे? मे बी एक्सट्रैक्ट जब क्वेश्चंस आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो मे बी आपको पता होना चाहिए, मे बी दे आस्क दिस क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट। तो यू मस्ट नो, सब आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी पोम हम यहाँ पढ़ाते हैं तो घर में जाके उसके नोट्स बनाएं और राइट डाउन द नेम ऑफ द पोएट। तो पोएट कौन है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोम, वेरी शॉर्ट पोम, बट मीनिंग ये क्या है बच्चों? बहुत डीप मीनिंग है। सम टाइम क्या होता है, जो छोटी छोटी चीजें भी जो है होते हैं, उनका क्या होता है? सिग्निफिकेंस, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। क्लियर? Yet with a deeper and larger meaning. The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day. कैसे जो है छोटी छोटी चीजें जो हैं, चाहे वो डस्ट ऑफ स्नो है, चाहे क्रो अपनी बॉडी को शुक करता है, चाहे हम लोग ट्री पे स्नो जो है किस तरह से फॉल हुई है, ये छोटी छोटी चीजें जो है किस तरह से किसी का जो दिन क्या बना देते, द होल डे ब्राइटन। The message of the poem is put into words by Robert Frost. Always a larger significance. A little thing touches a larger thing. कभी कभी जो है छोटी छोटी चीजें भी जो है बड़ी चीजों के जो है टच कर जाती हैं, उनका जो है मीनिंग चेंज कर देती हैं। किस तरह से करती हैं? लेट्स सी थ्रू दिस पोम। तो दिस पोम इज रिटन बाय बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी है, इट इज अ वेरी शॉर्ट पोम। और जिन जिन जो है ऑब्जेक्ट्स उन्होंने यहाँ पे यूज करे हैं, हम लोग ट्री है,
ग्रो है एंड डस्ट ऑफ स्नो। तो अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ जॉय, पार्टिकल ऑफ फ्रेशनेस। यहाँ पे डस्ट मीन्स धूल नहीं है बच्चों, हियर इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ जॉय। थीम क्या है बच्चों, यहाँ पे दो चीज मेन ले रखी है, क्रो और एक क्या लिया है यहाँ पे, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है, पॉइजनस ट्री है, और क्रो को भी हम किसका मानते हैं, सिंबल ऑफ डेथ। क्लियर। द थीम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम डस्ट ऑफ स्नो। अब बार बार इसलिए यूज करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट सो दैट कि आपको लर्न हो जाए कि दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इज नेचर्स कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन including how it can alter one's attitude and viewpoint। नेचर जो है किस तरह से हील कर सकती है, आप कह सकते हैं इट्स कैपेसिटी है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग हाउ इट कैन ऑल्टर वंस एटीट्यूड को चेंज कर सकती है, व्यू पॉइंट्स को चेंज कर सकती है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री बोथ कंसीडर इन ऑस्पिशियस, या इल मानते हैं हम इन्हें, ऑल्टर हिज मूड। ऑल्टर हिज मूड मीन्स यहाँ पे किसके लिए यूज करा है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फ्रॉम दैट ऑफ रिग्रेट टू जॉयस। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, हेमलॉक ट्री। क्या है बच्चों ये, हेमलॉक ट्री। ये क्या है बच्चों, क्रो। दोनों को क्या मानते हैं, इन ऑस्पिशियस। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक पॉइजनस ट्री है, और क्रो को मानते हैं सिंबल्स ऑफ डेथ, सॉरो, सिंबल्स ऑफ सॉरो। सिंबल ऑफ डेथ। बट क्या होते हैं बच्चों यहाँ पे, बट इन दिस पोम हाउ दीज टू थिंग्स, हेमलॉक ट्री एंड क्रो, चेंजेस हिज मूड, चेंजेस रॉबर्ट फ्रॉस्ट मूड। कैसे चेंज करते हैं, लेट्स सी। But on the other hand, changes Robert Frost मूड। मूड कैसा था उनका, सैड था। कैसे चेंज करते हैं उसको, जॉय में। क्लियर। तो अभी हम इसी को पढ़ेंगे बच्चों। तो थीम क्या है इसकी, कि नेचर की जो कैपेसिटी होती है, क्या होती है, कैपेसिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो है किस तरह से हील करती है, इंक्लूडिंग हाउ इट कैन ऑल्टर वंस एटीट्यूड एंड व्यू पॉइंट। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, सैड हैं। अब क्या रीजन है कि क्यों सैड है, इट इज नॉट written, yeah, it is not described in this poem। The crow and hemlock tree दोनों को inauspicious मानते हैं, ill omen मानते हैं, alter his mood from that of regret to joy। किस तरह से वो sad थे, sorrow थे, but finally in these two things changes his mood। Let's begin the poem। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए, it's very short poem। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो यहाँ पे first of all let's discuss the word meaning of these two words। First one is your hemlock tree। Hemlock tree and shook। Shook means shake क्या है फर्स्ट फॉर्म है, and shook is the second form of the verb shook। क्लियर। तो ये भी देखते हैं यहाँ पे कौन सी जो है वर्ब की फॉर्म यूज करी है, फर्स्ट फॉर्म है इधर, या आपकी सेकंड फॉर्म यूज है। तो shook is the second form of the verb shake। शुक मीन्स, शेक मीन्स हिलाना। क्लियर। बर्ड्स को देखा होगा कभी जब बारिश में भीगती हैं या स्नो फॉल होता है तो अपनी बॉडी को किस तरह से वो शेक करती हैं। द वे अ क्रो, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरीके से क्रो ने जो है अपनी बॉडी को शुक करा डाउन ऑन मी द डस्ट। अगर आप जो है अगर किसी पेड़ के नीचे हैं तो क्या होगा बच्चों, जो डस्ट होगी वो किसके पास आएगी, डस्ट ऑफ स्नो आपके ऊपर गिरेगी। क्लियर। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री।
अब अगर पेड़ नहीं होता बच्चों तो क्रो वहां पे नहीं बैठता, तो यहाँ पे दोनों जो है यहाँ पे हेमलॉक ट्री है, स्नोफॉल हुए है, एक क्रो बैठा है, किस तरह से उसने अपनी बॉडी को यहाँ पे शुक है। द पोएट इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड। अब पोएट क्या है, उसका मूड सही नहीं है, बैड मूड है। कैसा मूड है इसका, बैड मूड है पोएट। अब पोएट कौन है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर। वॉकिंग बाय अ ट्री, अब कौन से ट्री के पास से जा रहे थे वो, हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री कैसा है बच्चों, पॉइजनस ट्री विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। तो ये भी पता होना चाहिए कि क्यों यहाँ पे हमने इनको इनऑस्पिशियस माना है। पॉइजनस ट्री एज ही पासिस बाय, जैसे ही वो वहां से ही पास फ्रॉम दैट ट्री, हेमलॉक ट्री के पास से गए थे, तो एक क्रो जो कहाँ बैठा हुआ था, ही सैट इन द ट्री। As he passes by, Crow happens to throw some snow dust on him. जैसे उसने अपने बॉडी को शुक करा, some particles of snow कहाँ गिरे बच्चों, fall on him. Whether it falls on his head or shoulders, it is unknown. But it is not clear in this poem कि whether it falls on his head or on his body or on his shoulders. It is not clear or it is not mentioned in the poem. Poem में लिखा है बच्चों, it is not mentioned. Whether it is the dust of snow falls on his head या बॉडी पार्ट में गिरी है या शोल्डर्स में गिरी, इट इज नॉट क्लियर। Unknown, as there is no specific mention in the poem. Also, the readers are left in doubt about the bird's specific action. सिर्फ यहाँ पे ये बोला है कि shook down, the way a crow shook down on me. चाहे उसने अपनी बॉडी को शुक करा है या कैसे गिरी है, it is also not clear. Whether the crow was landing या स्नो कब गिरी है ऑन द बॉडी ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जब उसने लैंड करा है ऑन द ट्री, या जब उसने अपनी बॉडी को शुक करा है, हिलाया है, शेक करा है अपनी बॉडी को। शिवरिंग विथ कोल्ड, या वो शिवर कर रहा था कोल्ड से, ठंड से कांप रहा था, शिवर कर रहा था विथ कोल्ड, या रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच ऑफ टेकिंग ऑफ, या वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था ब्रांच में, या वहां से उड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इट इज नॉट क्लियर, कोई भी रीजन हो सकता है। वेदर, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, चाहे वो लैंडिंग कर रहा था, चाहे अपनी बॉडी को शिवर कर रहा था, चाहे वो टेक ऑफ कर रहा था फ्रॉम दैट ट्री, कोई भी रीजन हो सकता है बच्चों। बट रॉबर्ट इन दिस पोम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज नॉट मेंशन इट क्लियरली, क्लियरली इसको मेंशन नहीं किया, राइट। Branch or taking of it happened to send some particles of snow upon the author. तो कोई भी जो है एक्शन हो सकता है बच्चों, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। पूरी पोम क्या है, इमेजिनरी है। ये भी यहाँ पे एक जो है लिटरेरी डिवाइस यूज है। तो यहाँ पे क्या है, सारा आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे एक हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, और उस पे किस तरह से एक जो है क्रो, क्योंकि यहाँ पे पोम ने नहीं मेंशन किया है, तो आप अपना रीजन बना सकते हैं। मे बी लैंड कर रहा था, मे बी कोल्ड से शिवर कर रहा था, मे बी टेक ऑफ कर रहा था, मे बी वहां पे रीएडजस्टिंग कर रहा होगा। दैट्स द रीजन व्हाई सम डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिज बॉडी। क्लियर बच्चों। तो रीजन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, आप अपने उससे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। Shivering with cold, adjusting itself, happened to send some particles of snow upon the author, upon the poet. Here the two agents of nature. अब two agents कौन से हैं बच्चों नेचर के? अभी हमने किसका डिस्कस करा है? टू एजेंट्स, एक है हमारा हेमलॉक ट्री, नेचर के पूछे, और दूसरा क्या है आपका, क्रो। Here the two agents of nature, the hemlock tree and the crow, are signifiers of sadness and gloom, just like the poet's mood was in the opening scene. तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि नेचर्स एजेंट कौन से हैं यहाँ पे जो मेंशन करे हैं पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। नेचर्स एजेंट कौन कौन है, नेचर्स एजेंट?
तो यहाँ पे क्या है, नेचर एजेंट मीन्स नेचर की एजेंट. वन इज योर हेमलॉक ट्री और दूसरा कौन है बच्चों, क्रो. ये किसके सिंबल हैं बच्चों, सिंबल्स ऑफ सैड, सिंबल्स ऑफ डेथ, सिंबल्स ऑफ सॉरो. तो इसको आप घर में जाके नोट्स बना सकते हैं. यहाँ पे स्पेस कम है, इसको यहाँ पे लिखते हैं बच्चों. इन दिस वे यू कैन मेक द नोट्स. नेचर एजेंट या टू एजेंट्स ऑफ नेचर, दो कुछ भी आप लिख सकते हैं. नेचर एजेंट, नेचर एजेंट कौन कौन से हैं दो बच्चों. वन इज योर हेमलॉक ट्री और सेकेंड इज योर क्रो. दूसरा कौन है बच्चों, क्रो. दोनों किसके सिंबल हैं, सिंबल ऑफ सॉरो, डेथ, सैडनेस. क्लियर. ग्लूम. ये तो नेक्स्ट संख्या में देखते हैं बच्चों. तो यहाँ पे क्रो को बताया गया है कि कोई भी रीजन हो सकता है, इट इज नॉट क्लियर इन दिस फॉर्म, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप जो है उसका रीजन फाइंड आउट करें या अपने आप जो है इमेजिन करें कि क्रो, क्या क्रो वहां पे बैठा हुआ था ऑलरेडी एंड ही जो है उसने किस तरह से पेड़ को जो है शुक करा या अपनी बॉडी को शुक करा है. जैसे अभी बताया कि शुक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब शेक. क्लियर. तो इट इज नॉट क्लियर कि लैंड करते हुए जो है डस्ट ऑफ स्नो जो है गिरी है, फॉल ऑन द रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉडी, या फिर वो टेक ऑफ कर रहा था या रीएडजस्टिंग कर रहा था, कोई भी रीजन हो सकता है. क्लियर बच्चों. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोएट है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और केस सेज है व्हेन ही पास बाय दिस सी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, छोटी सी पोम है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज योर हेमलॉक ट्री and this is your crow. ये क्रो है और दिस इज योर डस्ट पार्टिकल्स जो किसके ऊपर गिरी हैं, फॉल ऑन हिज बॉडी. ये क्या है आपका, डस्ट ऑफ स्नो. डिफरेंट कलर से बताते हैं. एंड दैट्स द रीजन व्हाई दीज टू थिंग्स चेंजेस हिज मूड. ये क्या है जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं आपको, ये है डस्ट ऑफ स्नो. इज इट क्लियर बच्चों. तो इट्स वेरी सिंपल है, 4 लाइन्स की है यहाँ पे. अब देखते हैं पोएटिक यहाँ पे राइम क्या है, राइट, पोएटिक राइम. तो यहाँ पे क्या दिया है, हमने कैसे देखना है बच्चों, द वे अ क्रो. तो लास्ट वर्ड देखना है हमें, किसी भी लाइन का फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड है, फोर्थ है, तो हमें क्या देखना है, लास्ट वर्ड, दैट इज योर क्रो. सेकंड वर्ड क्या है बच्चों, शुक डाउन ऑन मी. तो लास्ट वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अंडरलाइन. मी, स्नो, ट्री. अब हमें देखना है कि विच वन जो विच वर्ड किस वर्ड से जो है, कौन सा वर्ड किस वर्ड से राइम कर रहा है. क्रो और मी क्या सेम साउंड कर रहे हैं बच्चों, ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं. तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए और बी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज योर द डस्ट ऑफ स्नो. क्या स्नो राइम कर रहा है क्रो से या मी से कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट राइम्स विद क्रो एंड स्नो. तो क्या नंबर आएगा बच्चों इसका, ये हमने पहले भी डिस्कस कराया है बच्चों. तो ए, क्योंकि क्रो स्नो सेम राइम कर रहा है, मी ट्री सेम राइम कर रहे हैं, तो इट इज योर बी. तो ए बी बी, ए बी और ए बी. तो इस वाले फर्स्ट स्टैंजा में हमारा क्या है, ए बी
ए बी। इज इट क्लियर बच्चों? ए बी ए बी। तो आपके इसमें राइम स्कीम क्या है स्टैंजा 1 में? ए बी ए बी। क्लियर बच्चों? क्या है? ए बी ए बी। इज इट क्लियर बच्चों? तो इन दिस पोम किस तरह से जो एक हेमलॉक ट्री है और पार्टिकल जो है स्नो के पार्टिकल्स हैं, दे डस्ट पार्टिकल्स हैं, या क्रो हैं जिसको हम क्या मानते हैं? क्रो। और जैसे यहाँ पे मैंने बताया नेचर के एजेंट है हेमलॉक ट्री एंड क्रो। बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि इनको दीज आर द सिंबल ऑफ सॉरो, डेथ, सैडनेस और ग्लूम। क्लियर बच्चों? बट यहाँ पे आपको किस तरह से पोएट का मूड चेंज होता है, सैड है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा लेट्स सी, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had drew। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? रूट का मतलब क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट, कि उन जो है सैड थे, बट जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर फॉल हुई ऑन हिज बॉडी, उनका जो मूड था, सैड मूड था, चेंज हो गया। क्लियर? हैज गिवन माय हार्ट सेव सम पार्ट ऑफ माय डे। जो उनका दिन जो है खराब हो रहा था, बट रेस्ट ऑफ द डे कैसा गया उनका? चेंज हो गया उनका मूड। और किस तरह से सैड से किस में चेंज हो गया? हैप्पी। फॉर रीजन अननोन द ऑथर वॉज हैविंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? रीजन इज नॉट क्लियर। स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया है कि उनका मूड क्यों चेंज था। तो आप जो है इमेजिन कर सकते हैं कि क्यों उनका मूड चेंज था। मे बी उनकी जो है कोई प्रॉब्लम रही होगी। तो अननोन रीजन, फॉर रीजन अननोन द ऑथर वाज हैविंग अ टेरिबल डे। दिन जो है उनका बहुत ज्यादा खराब था, दैट्स द रीजन। उनका मूड कैसा था? अपसेट था, सैड थे। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली। और अचानक जो है किस तरह से उनका मूड जो है चेंज हो जाता है जब डस्ट ऑफ स्नो उनके बॉडी पे फॉल ऑन हिज बॉडी। ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड। ऑलरेडी जो है वो मॉर्निंग से जो है उनका मूड कैसा था बच्चों? अपसेट था, दुखी थे, सॉरो था, सैड था, ग्लूम था, मे बी कोई रीजन हो सकता है। बट व्हेन ही पास थ्रू दैट ट्री या पास बाय दैट ट्री, तो किस तरह से जैसे ही जो है स्नोफॉल, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स इन बॉडी, तो उनका मूड कैसा होता है बच्चों? चेंज हो जाता है। He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree। बट यहाँ पे जो नेचर के टू एजेंट्स हैं, किस तरह से these two agents changes और saved his day। जो खराब दिन जा रहा था वो कैसे दे चेंज? They saved the rest of the day। कौन कौन से दो एजेंट से करा है बच्चों? हेमलॉक ट्री एंड क्रो। जिनको हम क्या मानते हैं, आपके घर में भी होता है ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या कहते हैं कि भाई हेमलॉक ट्री क्या है? पॉइजनस है। सिंबल किसका है? सैड का। क्रो को भी अच्छा जो हम नहीं मानते हैं, उसको भी हम इल ओमेन मानते हैं कि ये भी क्या है? सिंबल्स ऑफ डेथ होता है। बट इन दिस पोम पोएट जो है हमें बताना चाहते हैं कि हाउ दे चेंज देयर या हिज मूड। तो कोई भी बच्चों, चाहे नेचर में कोई भी चीज है, चाहे क्रो है, चाहे हेमलॉक ट्री है, चाहे कैट है। कई बार बोलते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि भाई अभी कैट ने क्रॉस करा है आपका रास्ता, तो आप जो है नहीं जाएंगे। तो बट ऐसा नहीं है बच्चों। आप भी जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को, अपने जो है समझा सकते हैं कि ये चीजें जो है नेचर की बनाई हुई है। अब अगर कैट आपका रास्ता काट रही है तो बच्चों आपको पता है या कैट को पता है कि भाई अभी जो है कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है या कोई इंसिडेंट होने वाला है? तो कैट को नहीं पता है। तो जो हमारा पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि हाँ भाई सुपरस्टिशियस होते हैं, भाई ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, नहीं भाई अभी इसने छींक दिया है, somebody sneezes, प्लीज डोंट गो आउट, थोड़ी देर रुक जा फॉर ए मोमेंट, और उसके बाद आप चले जाना। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं दादी को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को समझा सकते हैं
कि भाई अभी बिल्ली ने रास्ता काटा था पर आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया है दादी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आप जो है अपने जो है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स जो सुपरस्टिशियस हैं, हाउ यू कैन चेंज देयर माइंड, आप उनके माइंड को चेंज कर सकते हैं। अपना जो है बता सकते हैं भाई क्रो जो है ये जो है इट इज नॉट द सिंबल ऑफ डेथ, ये सिंबल ऑफ डेथ नहीं है। और पोएट ने यहाँ पे बताया कि हाउ कि किस तरह से उसका मूड चेंज हुआ है इन दो जो खराब जा रहा था उनका डे, कैसे हाउ इट सेव्ड द होल डे। जनरली हेमलॉक ट्री, अब हेमलॉक ट्री को क्या माना जाता है और क्रो को आर यूज फॉर नेगेटिव references, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness. तो यहाँ पे किस तरह से पोएट ने बताने की कोशिश करी है कि जिनको आप क्या मानते हैं, नेगेटिव रेफरेंसेस देते हैं कि भाई क्रो है या ये जो है ट्री बहुत ज्यादा पॉइजनस है, किस तरह से क्रो और हेमलॉक ट्री जिनको हम क्या मानते हैं नेगेटिव रेफरेंसेस के लिए यूज करते हैं, हाउ इट सेव हिज डे। ब्यूटिफुली ही पोर्ट्रेज दैट इनऑस्पिशियस थिंग्स, कौन कौन सी है, क्रो है और एक हेमलॉक ट्री है, कैन ब्रिंग जॉय एंड सेव्ड हिज डे, कैसे उनका जो खराब दिन जा रहा था उसको अच्छे में जो है उसने चेंज कराया। जॉय एंड हैप्पीनेस। टू, वन मस्ट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर द वे द नेचर chooses to bless us, क्योंकि नेचर जो है हमें क्या ब्लेस कर रहा है। अगर आपका मूड खराब होता है तो आप कहाँ जाते हैं, ओपन में जाते हैं और फ्रेश एयर लेते हैं, तो किस तरह से आपका मूड जो है चेंज हो जाता है। तो कोई भी नेचर की थिंग्स हैं बच्चों गॉड ने बनाई है, तो क्या आपको लगता है बच्चों, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आप भी अपने रीजंस जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये जो है मेरी दादी ये बोलती है, मेरी दादी जो है ये है, बट आपको चेंज करना है उनका माइंड कि हाउ दीज थिंग्स आर, या ये नेचर की थिंग्स है, इनको जो है नेचर ने बनाया है और उनको ये नहीं पता है कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। अब बिल्ली अगर रास्ता काट रही है तो बच्चों क्या होता है, अननोइंगली वो जा रही है आपके पास से, बट आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या बोलते हैं आपको कि अभी मत जाना, बोलते हैं ना बच्चों। तो आप लोग अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि भाई नहीं, दिस इज रॉन्ग। कि कैट को क्या पता है दादी, आप बता सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कि कैट को नहीं पता है कि अभी मेरे को रास्ता काटना है या नहीं काटना है, तो डोंट थिंक बैड अबाउट दैट कैट, अबाउट दैट नेचर थिंग, चेंज योर माइंड। और यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस तरह से पोर्ट्रे करा है कि जिनको हम इन ऑस्पिशियस मानते हैं, हाउ दे कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। क्लियर बच्चों। तो आज आपको क्या करना है, रीड इट केयरफुली एट होम, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जो आप बोलते हैं कि भाई स्नीज कर दिया है, आप बाहर नहीं जाएंगे, ये कैट ने रास्ता काट लिया है, या क्रो जो है इन ऑस्पिशियस है, तो आप आज उनके माइंड को चेंज करेंगे, उनके जो ओपिनियन है उनको चेंज करें रिगार्डिंग दीज थिंग्स। क्लियर बच्चों। चाहे वो नेचर, क्योंकि ये नेचर से कनेक्टेड है और नेचर जो है किस तरह से हील करता है। आपको भी पता है कि आपका माइंड जो है अगर अपसेट होते हैं, सैड होते हैं, तो आप ओपन स्पेस में जाते हैं, पेड़ के पास जाते हैं और कैसे फ्रेश एयर होती है, या बर्ड्स चर्पिंग कर रही हैं या कोई एनिमल्स है, हाउ दीज थिंग्स चेंजेस योर माइंड। क्लियर। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही बताने की कोशिश करी है कि दीज थिंग्स आर नॉट इनऑस्पिशियस, दे कैन चेंज योर माइंड। तो यहाँ पे पोइटिक जो है, यहाँ पे राइम क्या है, यहाँ पे हैज गिवन माई हार्ट, तो आपको क्या करना है, लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है, मोड पार्ट रूट। तो दिस इज योर ए बी ए बी। तो क्या है बच्चों, ए बी ए बी। अगर हम पूरी पोम को इकट्ठा देखेंगे कि राइम स्कीम क्या है, ये तो हमने अलग अलग स्टैंजा से देखे, स्टैंजा 1 में भी ए बी है, स्टैंजा 2 में भी ए बी। अगर हम कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, हार्ट और मूड, क्या ये किसी वर्ड से राइम कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको क्या मार्क करेंगे बच्चों,
सी, अगर होल पोम का देखेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, सी। क्लियर? इसको डिफरेंट कलर से देते हैं बच्चों। सी डी सी डी। अगर पूरी फॉर्म का दिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, ए बी सी डी। अगर आप इंडिविजुअल एक एक स्टेंजा का देखेंगे तो क्या होगा, राइम स्कीम, दैट इज योर ए बी। इज इट क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द पोम एट होम, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से पढ़ के आएंगे। और जैसे हमने यहाँ पे आपस से डिस्कस करा था कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वास करते हैं, उनके जो माइंड को चेंज करना है बच्चों आपको। क्लियर? और आप ऐसे इंसिडेंट बता सकते हैं कि भाई बिल्ली ने रास्ता काटा है या किसी ने स्नीच करा था और मैं बाहर गया और मेरा दिन बहुत अच्छा गया। Right? How these things changes our mind and bring joy and happiness in our life. Clear बच्चों? So revise the poem at home. Tomorrow we will continue the same, or in the next lecture we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.